बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सदस्य और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। सर, चुनाव के बाद हम मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि शुरुआत अगर की जाए तो एक खराब सवाल है कि यूपी से भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर पाई जो आम तौर पर उसने करके दिखाया 2014 में। तो आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इसका पहला जवाब यही है, जो कम होता है वो तो कम को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि जितनी सीटें आनी चाहिए थी उतनी सीटें नहीं आई। लेकिन ये भी सत्य है कि कांग्रेस को मिला लो आप और समाजवादी पार्टी को मिला लो, इन दोनों को, तब भी अकेले बीजेपी को जो 41 पॉइंट कुछ प्रतिशत मिला है वो वहाँ तक नहीं पहुँचते। तो ये दोनों, जो समाजवादी पार्टी 33% पाई है, हम 41% पाए, हमसे कम पाए हैं लेकिन सीटें ज़्यादा हैं। इसका मूल कारण यह रहा है कि स्थानीय स्तर पर लोकसभा वार जो परिस्थितियां होती हैं उनमें अगर तीसरा पक्ष नहीं चलता तो काफ़ी कुछ उलटफेर हो जाती है। इसके तमाम कारण होंगे, उनकी समीक्षा पार्टी करेगी, लेकिन मुख्य जो सरसरी तौर पर देखने को मिलता है कि जो ट्रायंगुलर फाइट नहीं हुई कहीं भी और बहुजन समाज पार्टी के वोट प्रतिशत में कमी हुई। बीजेपी आज भी नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश में है और उसका वोट प्रतिशत 8% से ऊपर, इनसे ज़्यादा है समाजवादी पार्टी से। सर, सवाल मेरा ये है कि 2019 में आप 49% वोट आपको मिला, इस वक्त अगर 24 का निकालें तो 41% हुआ, और उत्तर प्रदेश एक बहुमत के आंकड़ों को हमेशा लेके जाता है। सरकार अब एनडीए सरकार कही जा रही है, तो इस बात का तो मलाल आपको भी होगा। नहीं, ये देखिए, तीसरी बार लगातार कोई सरकार बना ले, ये भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार ने शपथ लिया है। ये छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, एक बड़ा अचीवमेंट है। सरकारों के खिलाफ जो एक बार ही कोई आ जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन आज भी अगर आप सर्वेक्षण कराओ तो मोदी जी के प्रति प्रो इनकम्बेंसी है। बीजेपी का मैं यही कहूँगा कि कार्यकर्ता बड़े मनोयोग से लगा था। कहाँ पर क्या कारण रहे, पार्टी जब अच्छा प्रदर्शन करती तब भी समीक्षा करती है और जब कहीं कुछ कमी रह जाती है तब भी उसकी समीक्षा करती है। हमारा संगठन ने कई जगह अपने जो ऑब्जर्वर हैं भेजे हैं लोकसभा सीटों पे। अभी वहाँ से कारण पता होने हैं, क्या कारण था, क्या प्रत्याशियों के संदर्भ में कोई अपेक्षा थी कार्यकर्ताओं की, क्या कोई पोलराइजेशन ऐसी चीज़ थी, क्या कोई जातीयता या सांप्रदायिकता का भाव था, क्या कहाँ पर कमी थी। ये जो हमारे ऑब्जर्वर होंगे वो आने के बाद में टू द पॉइंट इस चीज़ को रखेंगे। उसके बाद इस स्थिति का पे हम लोग कहने में पूरी तरह सक्षम होंगे कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। 2 सीटें आई थी तो राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी जी ने कहा था 2 या 3 बच्चे घर में होते अच्छे। आज सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, आज सबसे ज़्यादा सांसद हैं हमारे, सबसे ज़्यादा सरकार 22 राज्यों में हमारी सरकार है, हमारी समर्थित सरकार है। तो बीजेपी अपनी कमियों पर विश्लेषण करती है और विश्लेषण के बाद जल्दी ही उन कमियों को पूरी करती है। एक बात बताइए कि सर, अयोध्या को लेकर के सब जगह यही पूछा जा रहा है कि अयोध्या जहां 500 साल की लड़ाई पूरी हुई, जहां पे भव्य रामलला मंदिर बना, भारतीय जनता पार्टी वहीं हार गई, वहीं पे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत मैं इसमें भी थोड़ा सी संशोधन करूंगा। अयोध्या एक विधानसभा का नाम है और लोकसभा क्षेत्र है फैजाबाद। अयोध्या विधानसभा में लल्लू सिंह जी जीते हैं, तो पहली चीज़ तो ये लोग को कहना नहीं चाहिए कि अयोध्या में हार गए। अयोध्या में हम जीते हैं, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में हम पीछे रहे हैं। कारण क्या रहे हैं, मैंने कहा ना कि समीक्षा के बाद ये सारी चीज़ें आएंगी और हम अपनी चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। क्या बदली हुई परिस्थितियों में कुछ अयोध्या में जिस तरीके की घटना हो रही है, धमकी भरे आ रहे हैं कि जैश ने कुछ धमकी दी है? ये चाहे लश्कर तोयबा हो, चाहे कोई मुजाहिदीन हो, चाहे कोई और दल हो, आतंकवादी गुट हो, ये मोदी जी और योगी जी की सरकार है, इनमें किसी की हैसियत नहीं है।
वो लश्कर तौबा हो या कोई और हो, जो अपने कोई और जैसे मोहम्मद, ये लोग हों या इनके अब्बा जान जो पाकिस्तान है वो हो। अब भारत धमकियों से डरने वाला देश नहीं है। अब भारत शांति का प्रतीक 26 जनवरी और 15 अगस्त को कबूतर उड़ाने वाला देश नहीं है। अब दोस्ती करोगे तो गले लगाएंगे, और अगर आपने आतंकी घटना की तो अब यहाँ से कबूतर नहीं उड़ेगा, यहाँ से राफेल उड़ेगा और घर में घुस के मारेंगे। ये प्रवृत्ति योगी जी और मोदी जी के समय पे है। इसलिए अब आतंकवादी डरे, आतंकवादियों से डरने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। सर, तीसरी बार मोदी सरकार और प्रधानमंत्री जी ने शपथ भी ले ली। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जो तीसरा टर्म होगा और ख़ासतौर पे G7 की बैठक, इन सब को लेकर के किस तरीके की शुरुआत माने प्रधानमंत्री जी? आपने एक आश्चर्यजनक बदलाव भारत की राजनीति में नहीं, विश्व की राजनीति में देखा होगा। G7 में कौन कौन से देश हैं ये आपको पता होगा। उसमें भारत नहीं रहा, कभी नहीं रहा, लेकिन भारत एक महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है। यह संकेत था कि G7 में मोदी जी को आमंत्रित किया गया, और G7 में विश्व के बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछाकर मोदी जी की खैर मकदम की है, स्वागत किया है, वो भारत के एक गौरवशाली इतिहास के लिए अभूतपूर्व है। एक और सवाल आ रहा है कि जब सरकार बन गई है तो विपक्ष जो है अब उसने फिर एक बार ईवीएम का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी कहते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स है। उन्होंने शिवसेना का एक उदाहरण दिया कि वो 41 वोटों से हारे, तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। यही बात संजय निरुपम भी कह रहे हैं। तो क्या माने कि ईवीएम का भूत अभी भागा नहीं है? ये लोग अपने उस समय को याद करते हैं जब ये लोग बूथों पर कब्जा कर लेते थे और बैलेट पेपर पर मोहर ठोक ठोक कर ये लोकतंत्र के महापर्व के उत्सव को जबरन महोत्सव में, गुंडई के महोत्सव में परिवर्तित कर देते थे। आज ये जानते हैं कि ये बेईमानी संभव नहीं हो पा रही है, तो जहाँ पर जीतते हैं वहाँ पर ईवीएम का नाम नहीं लेते, जहाँ हार जाते हैं तो वहाँ इनको ईवीएम याद आने लगता है। इनको आज पता चल गया कि सारे दल भी मिलके इंडी गठबंधन के, जो बीजेपी की अकेली सीट है 241, उसके बराबर नहीं पहुंच पाए हैं। ये इनका दर्द है और वो दर्द इनको होना भी चाहिए। एक सवाल आखिरी है कि आप दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा के सदस्य हैं, स्पीकर के चुनाव को लेकर के क्या माना जाए कि क्या फिर एक बार हम देखेंगे कि एक तरफ एनडीए एक तरफ एनडीए अलायंस के बीच का कोई होगा, या फिर एक बहुमत के हिसाब से, सहमत के हिसाब से? एनडीए का जो व्यक्ति होगा वही लोकसभा अध्यक्ष होगा, और मोदी जी का नेतृत्व इतना सबल नेतृत्व है कि इसमें इस प्रकार के आशंकाओं का कोई स्थान नहीं है। मोदी नाम ही सफलता का नाम है, मोदी नाम ही अपराजय है। चाहे आप देखो वो गुजरात में जब से रहे मुख्यमंत्री के रूप में कभी पराजित नहीं हुए, और प्रधानमंत्री के रूप में भी वो एनडीए के नेता के रूप में अपराजित हैं अभी तक। तो लोकसभा का स्पीकर का चुनाव भी उसी का एक अंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य दिनेश शर्मा जी बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार की ये इनिंग शुरुआत ही G7 के साथ हुई है, और कहीं ना कहीं विश्व में भारत का महत्व बढ़ा है। और ऐसे बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम हैं जिनको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को आगे लेकर के जाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर के बीजेपी में भी मंथन होगा कि आखिर यूपी में वो सीटें क्यों हार गए जो पहले 2014 और 2019 में जीते थे। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।